नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वीरभूमि में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। 26 जुलाई यानी वो दिन जिसको पूरा देश कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। आपको बता दें 1999 में भारत ने पाकिस्तान की कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए युद्ध भूमि में उनको पराजित किया और कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर जीत का परचम लहराया। हर साल इस दिन पर हम अपनी भारतीय सेना के जो अदम्य साहस है, उनके शौर्य को नमन करते हुए वीर गाथाओं को भी याद करते हैं। बात उत्तराखंड राज्य की अगर की जाए तो उत्तराखंड राज्य के जो सैनिक हैं, जो सेना में जो लोग उस वक्त कारगिल के युद्ध में जिन्होंने भाग लिया था, उनके योगदान से भी ये देश पूरी तरह से परिचित है। आज के इस कार्यक्रम के जरिए हम यही कोशिश करेंगे कि उन वीर गाथाओं को एक बार फिर से याद करते हुए शहीदों को नमन किया जाए। और इसके लिए हमारे साथ बेहद दो खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं। उनका परिचय आपसे कराती हूं। हमारे साथ कर्नल ललित चमोला जी हैं, सेवानिवृत्त सेना मेडल। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं पैरा ट्रूपर शमशेर सिंह बिष्ट जी, सेवानिवृत्त और वर्तमान में केंद्रीय अध्यक्ष हैं PBOR पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। कर्नल साहब, आपसे शुरुआत करती हूँ। कारगिल की अगर बात की जाए, 21 साल इस युद्ध को बीत चुके हैं, किस तरह से, क्योंकि आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर, आपके जहन में कारगिल युद्ध की यादें किस तरह से हैं? सोनाली, पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके इस चैनल को कि आपने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया, वो भी ऐसे मौके पर जो हम सब के लिए एक बहुत पावन और बहुत यादगार मौका है। कारगिल से मेरा जो जुड़ाव है वो बहुत पुराना है। मैंने कारगिल में 2 बार सर्विस की है। जो जगहें आज बहुत फेमस मानी जाती हैं, टाइगर हिल, तोलोलिंग और फर्म बेस, यहाँ पर मैं 93-94 में एक कंपनी कमांडर के तौर पे था। और उसके बाद दोबारा जब कमांड का वक्त आया तो फिर मैं वहाँ पर था। हर फौजी का एक ड्रीम होता है कि वो अपने देश की सेवा में कुछ ना कुछ योगदान दे, और बहुत चुनिंदे ही होते हैं जिनको लड़ाई का मौका मिलता है, सुप्रीम सेक्रीफाइस का। जहां तक हमारा सवाल है, कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके पास होती है। आपको सिर्फ अपने जवानों का बचाव ही नहीं करना होता, आपको एयरफोर्स, आपको आर्टिलरी के साथ में एम्युनिशन, प्लानिंग, कैजुअलिटीज का आना जाना, और सबसे ऊंची बात आपके दिमाग में होती है, किसी भी कीमत पर आपने दुश्मन को हरा करके जीत हासिल करनी है, क्योंकि तभी आपका देश सुरक्षित रह पाएगा। तो मेरे लिए ये एक बहुत खास मौका था जबकि मैं इस युद्ध में हिस्सा ले पाया और अपने देश के लिए कुछ कर पाया। सर, आपसे अब जानना चाहेंगे, आपकी यादें उस वक्त से किस तरह से जुड़ी हैं? क्या कुछ अब याद आता है? अगर 20-21 साल पहले की बात करें और जिस तरह से पाकिस्तान का रवैया रहा है, तो किस तरह से आप याद करते हैं कारगिल को? देखिए, मैं PBOR पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का एक अध्यक्ष हूँ मैं, और जो हमारा संगठन है, हमारा संगठन जो है कि इन सैनिकों के लिए, जो भी हमारे सैनिक हैं, इनके लिए जो आते हैं उनके लिए वो काम करते हैं। और मुझे कई बार लगता है कि जो हमारे कारगिल में जितने भी लोगों ने हमारी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी, वीरता दिखाई, और वो मुझे समय अभी तक याद है जब कारगिल का जब युद्ध हुआ था, 9 एक साथ बॉडी, शहीदों की बॉडी जब आपके गढ़वाल रेजिमेंट के फील्ड में उतरी थी तो पूरा पहाड़ रो पड़ा था। और उस समय जो देश में हमारे कारगिल में जो तो 526 करीब शहीद जो हमारे सैनिक हुए, उसमें से 75 सैनिक जो थे हमारे उत्तराखंड के थे। बहुत बड़े गर्व की बात है कि उत्तराखंड के जो सैनिक हैं, आज तक किसी साहस का परिचय की उनकी ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा करते रहते हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा आज के से कि जो 75 लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं, क्योंकि जब मान लड़ाई होती है, जब गोली चलती है, कहीं पे भी चलती है सरहदों में, हमारे सीमाओं पे, तो गोलियाँ चलती है, तो गोली में ये नहीं मालूम चलता कौन शहीद हुआ कौन नहीं हुआ। हर एक आदमी वीरता से लड़ाई लड़ता है, और कोई जो गोली के रेंज में आ जाता है वो शहीद हो जाता है, जो रेंज में नहीं आता उसने भी उतनी बहादुरी की होती है, उससे भी ज़्यादा कई बार कई लोगों ने बहादुरी की होती है, लेकिन वो बच के अपने जब यहाँ पे आते हैं। मैं पैरा ट्रूपर हूँ, मेरा बेटा है, मेरा बेटा भी सेना में कॉमन रेजिमेंट में। तो सैनिक परिवार के अंदर में एक ये होती है कि मैंने देश की सेवा करनी है, किसी अवस्था में भी उसकी सेवा करनी है, विषम परिस्थितियों में सेवा करनी है। और कारगिल युद्ध तो विषम परिस्थितियों में लड़ा गया है। अचानक ये बार पाकिस्तान ने धोखेदार से हमारे पे सौंपा, हमारी ज़मीन से कब्जा करी, सिंधी जो हमारी संधि थी उसको तोड़ के हमारी हिलों में, टाइगर हिलों में कब्जा किया,
जो हमारे सैनिकों ने अपना अदम्य साहस उसमें दिखाया कि जो विषम परिस्थिति थी, वो ऊपर बैठा था, हम नीचे बैठे थे, और ठंड का इलाका, वहाँ पे चढ़ना, ऐसी स्थिति वहाँ पे है। लद्दाख में मुझे 86 में जाने का मौका मिला था, मैं लड़ाई में नहीं था, लेकिन वो चीज़ मैंने वो पहाड़ देखे हैं, वो हम यहाँ देख के बात करते हैं। ऐसी विषम स्थितियों में जब हमारे सैनिकों ने, जिन लोगों ने इस विजय दिलाई है, और हमारे भारत के सब लोगों ने इसको बहुत बड़ा योगदान भी दिया, और बड़ा साहस, पूरा भारत एक साथ था उसमें। कारगिल युद्ध ने पूरी जनता का अब ध्यान अपनी तरफ खींचा कि फौजी किस तरीके से अपने भारत की हमारी रक्षा करते हैं, और उनके शहीद की कैसे यहाँ पे बॉडी आती है उनके पास में, और कितना योगदान। जवान लड़के, बिल्कुल 23-24 साल के लड़के, जिनकी अभी शादी, किसी की शादी होने वाली थी, किसी की शादी को 2 साल हुए थे, कोई किसी का बच्चा होने वाला था। कईयों के बच्चे ऐसे भी हैं जो शहीद होने के बाद उनके बच्चे हुए, उनकी मिसेज प्रेग्नेंट थी। तो ये बहुत बड़ा बलिदान हमारे सैनिकों ने यहाँ पे दिया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत शहादत की मैं सम्मान करता हूँ। हम इस वक्त दर्शकों को हीरा सिंह जी के घर की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिन्होंने कारगिल के युद्ध में वीरगति को वो प्राप्त हो गए, अपने पीछे भरा पूरा परिवार वो छोड़कर गए। लेकिन सबसे जो गौरव महसूस करने की बात यह है कि आज उनके बेटे उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी पत्नी किस तरह से उनको याद कर रही है और किस तरह से उनका परिवार उनको आज भी याद करता है, आपको दिखाते हैं। रेडियो से खबर मिलती थी, पहले टीवी तो थे नहीं, फ़ोन था नहीं, बस दूसरे दिन अगले दिन सीधा हमने तो अपनी डेड बॉडी खुद अपने सामने देखी। उससे पहले कोई जानकारी आपको नहीं मिल पाई कि इस तरह कुछ हो चुका है? हमें पता भी नहीं था, तब तो हम नया थे जी। मेरी शादी हुई कुल 15 साल हो रखे थे जी। बच्चे भी मेरे छोटे छोटे थे। कौन कौन था तब घर में उस वक्त? बच्चे कितने बड़े थे? ये बड़ा वाला मेरा 14 साल का था जी। बीच वाला मेरा 10 साल का था, या 9 साल का था जी। बस तीनों थे हम, घर में कोई नहीं थे। वैसे भी है नहीं, हमारे सासू ससुर है नहीं। जेठ जी भी मेरे तैनात थे जी। ससुर सास मेरे पहले ख़त्म हो चुके थे। मम्मी थी अपने घर में, भाई हमारे हैं नहीं, बाप हमारा है नहीं। मेरे पापा भी फौज में ही वो हो चुके थे। बस मुझे इतना समझ नहीं था कि मतलब पिताजी की, मतलब हल्का फुल्का पता था जब पिताजी की डेड बॉडी आई थी, शहीद हुए थे वो देश के लिए, तो मुझे भी काफ़ी गर्व महसूस हुआ कि हाँ भाई, मेरे पिताजी ने देश के लिए शहादत करी, अपना कुर्बान दिया, बलिदान दिया। और मैं उसी टाइम से मतलब मेरे मन में हो गया कि मतलब इच्छा होगी कि मैं भी फ़ौज में जाऊँगा, देश की सेवा करूँगा, और आज तक भी वही जज्बा है मेरे अंदर। जब कारगिल के टाइम पे वॉर हुआ था, उस टाइम पे इतना हमको नॉलेज, ज्ञान नहीं था कि मतलब कि हमें पता चले। आज तो टीवी रेडियो हर चीज़ है, लेकिन हमको सीधा खबर पता चली कि हमारे पिताजी शहीद हो गए देश के लिए। द्रास सेक्टर जहाँ कारगिल का युद्ध हुआ था, वहाँ खुद गया मैं, अपने महसूस किया मैंने। मेरे पिताजी भी उस टाइम पे इस जैसी पहाड़ी पे उस ज़माने में थे, और आज मैं जा रहा हूँ तो मुझे बहुत फ़ख्र की बात हुई, बहुत गर्व महसूस हुआ कि मैं भी आज अपने पिताजी की जगह पे तैनात हूँ। तो देखा हमने किस तरह से उत्तराखंड राज्य का वीरता के साथ हमेशा से अटूट रिश्ता रहा है। कर्नल साहब, आपसे जानना चाहूँगी, हमने देखा अभी इस वीडियो के जरिए भी कि किस तरह से उत्तराखंड को वीर भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ पर हर परिवार से कोई ना कोई सेना में मौजूद रहता है। और साथ ही साथ कारगिल की अगर बात करें तो कारगिल के दौरान, युद्ध के दौरान उत्तराखंड के 75 जो जवान थे वो शहीद हुए थे। किस तरह से उत्तराखंड का योगदान आप कारगिल युद्ध में देखते हैं? सोनाली, उत्तराखंड का योगदान सदा से ही रहा है। 1962 की लड़ाई में भी सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमारी फोर्ट गढ़वाल ने दिया था। और जहां तक कारगिल की बात करें, हमारे सैनिकों ने बहुत अच्छा काम किया वहां पर। अब देखिए, अगर 526 शहादतें हुई हैं और उसमें से जो शहीद में 75, एक छोटे से स्टेट के जिसकी की पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है, ये खुद बताता है कि हमारे वीर सिर्फ पैदा ही नहीं होते, वो वीरता दिखाते भी हैं। मैं खुद गढ़वाली हूँ, गढ़वाल से मेरा वास्ता रहा है, और खुद मैंने इस ऐसे इलाकों में लड़ाई लड़ी हैं। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब हम लड़ाई लड़ रहे थे और मैं एक मेरा अपना ऑफिसर था जिसको किसी बहुत ज़रूरी कारण से घर के अंदर बहुत बड़ी इमरजेंसी थी और उसका बहुत जाना जरूरी था। सब कुछ देखते भी मैंने उसकी छुट्टी सैंक्शन कर दी थी।
लेकिन जब लड़ाई लगी तो वो मेरे पास वापस आया, कहता सर मेरी कंपनी लड़ाई लड़ रही है, मैं छुट्टी नहीं जाऊंगा। वो वॉलंटियर होके गया, उसने अपना ऑब्जेक्टिव तो जीता ही जीता, शहीद हो गया। उसकी वाइफ का उस टाइम पर सिर्फ एक बच्चा था, जिस बच्चे को उसने देखा तक नहीं था। वो उसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहां पे जा रहा था घर का जी। तो हम ये देखते हैं कि कितनी बड़ी वो है। देखिए कारगिल में हमने विश्वास किया पाकिस्तान के ऊपर, जैसे हम इसको विजय दिवस बोलते हैं, ऑपरेशन विजय की सक्सेस है जो हम 26 जुलाई को मनाते हैं। पाकिस्तान इसके लिए प्लान कर रहा था 1987-88 से। उन्होंने एक ऑपरेशन को कोपहिमा बोलते हैं वो लोग, उनके जनरल साहब ने इसको प्लान किया, 4 लोगों ने, और धोखा दिया हिंदुस्तान को। वो ऊंची पहाड़ियों पर थे, उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि हिंदुस्तान के सैनिक इतनी बहादुरी से, इतनी जल्दी, इतनी तीव्रता से उस पर कब्जा कर पाएंगे। वो सोचे बैठे थे कि हमने ये कब्जा कर लिया है, अब हम जो लेह से जो श्रीनगर को लिंक रोड होती है, एक ही हवाई हाईवे हमारा, उस पर वो बैठ जाएंगे तो हमारी सेना जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन जिस बहादुरी से हमारे सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, उसका कंट्रीब्यूशन मैं ये बोलूँगा कि देखिए हमारे देश के में सेना ने जीता क्यों? वो इसलिए जीता क्योंकि देश सेना के साथ था, सत्य हमारे साथ था, सेना के साथ उसकी ट्रेनिंग, बहुत ऊंचे दर्जे की ट्रेनिंग, साहस, कमांड और साथ में कोऑर्डिनेशन, और हमारे जवान कभी पीछे तो हटते नहीं है। ऐसी ऐसी पहाड़ियों पर हम लोगों ने कब्जा किया। जब अमेरिका ने खुद इसकी स्टडी की तो उन्होंने पाया कि वो जब इसी ऑपरेशन को उन्होंने अफगानिस्तान में करने की कोशिश की तो असफल रहे, और आज उन्होंने माना है कि भारत की सेना जिन इलाकों में लड़ सकती है, कारगिल जैसी हाइट्स के ऊपर लड़ सकती है, लद्दाख जैसी हाइट्स के ऊपर लड़ सकती है, उसमें शायद दुनिया की कोई भी सेना नहीं कर पाई। सर आपसे अब जानना चाहूँगी, हमने देखा अभी हीरा सिंह जी की जो धर्मपत्नी है उन्होंने भी बताया किस तरह से वो अपने पति को याद करती है। किस तरह की समस्याएं एक पूर्व सैनिक के सामने आती हैं जब वो वापस सेवानिवृत्त होकर आता है, या उसके परिवार के साथ अगर उनका कोई शहीद हो गया तो कैसी समस्याएं सामने आती हैं? देखिए, जब एक सैनिक जब आता है वहाँ से, तो सैनिक, भारत की जो सेना है, सेना का जो संगठन है, उस संगठन, सेना संगठन में एक व्यवस्था बनी हुई है कि एक जो सैनिक है, सिपाही जो है, वो 17 साल की अवस्था तक नौकरी करेगा, और वो जैसे बढ़ता जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा अगर सूबेदार कोई होगा 28 साल की नौकरी करने के बाद में जब वो 40-45 साल के बीच में वो आ जाते हैं, तो मैक्सिमम लोग को अगर हम एवरेज एज लें तो 35-40 साल के बीच में हर सैनिक जो होता है अधिकारी वर्ग से नीचे का, वो अपना सेवानिवृत्त हो जाता है। और वो अवस्था ऐसी होती है कि उसके बच्चे एजुकेशन ले रहे होते हैं, बच्चों की शादी भी नहीं हुई होती, बच्चों के सामने तमाम उसको घर मकान बनाने की स्थिति होती है। बहुत सी स्थितियां ऐसी होती है कि जो उसको आने के बाद फेस करनी पड़ती हैं। इस अवस्था में उसको पुनः नौकरी करनी पड़ती है, और सेना में रहते हुए वो ऐसी कोई पढ़ाई नहीं कर पाता, ऐसी कुछ नहीं कर पाता कि वो अच्छी नौकरी मिल सके उसको। तो उसे जो नौकरी मिलती है, उससे कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई तमाम ऐसी नौकरी कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या उनके सामने आती है। तो सरकार से भी हमने अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी एक सैनिक पुत्र हैं, उनसे भी हम कई बार मुलाकात करते रहते हैं कि सेना इसके लिए, जो हमारे सैनिकों के लिए जो पुनर्वास की जो योजना होनी चाहिए वहाँ पे, जैसे उपनल के माध्यम से हैं, जैसे हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से तमाम जो उसमें लगते हैं, तो उसमें एक तो तनख्वाहें बहुत कम है, उसमें 7-8 हज़ार मिलती है। तो ऐसी बहुत सी समस्या उनके सामने आती है कि जो उसको मजबूरी हो गया उसमें हमें काम करना पड़ता है बच्चों की तलाश में लिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात, आप जैसे आपने देखा होगा कि जो शहीद होके आई हैं, जो शहीद हुए हैं, अभी कर्नल साहब ने जैसे बताया, जो बात बताई कि उनका कमांडिंग जो अफसर के दौरान पे कोई अफसर ने बोला कि मेरी जब यूनिट, मेरी कंपनी लड़ाई में जा रही है, तो बच्चे का पूरा पहला बर्थडे भी नहीं मना के आया। तो ऐसे जो भी लोग शहीद होके आते हैं, उनका जो परिवार की जो फैमिलियाँ होती हैं, उनकी मिसेज होती हैं, अभी तो मैं सरकार का इस बात का, त्रिवेंद्र साहब का धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था रखी है कि जो भी शहीद होता है तो उसको आते ही सबसे पहले, आप सीआरपी का हो, पुलिस का हो, चाहे कोई भी हो, देश के लिए जो उत्तराखंड का जो भी शहीद होता है उसको 10 लाख रुपए मुफ्त दिया जाता है, और उसकी योग्यता के हिसाब से नौकरी देने की कोशिश उसमें की जा रही है। लेकिन
जो भी शहीद होता है उसके आगे बहुत बड़ी पहाड़ बड़ी ज़िंदगी होती है उसके परिवार के लिए। ऐसे में उनकी जो पत्नियां होती हैं उनकी उम्र भी उन्होंने उनको जानकारी नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो उनके लिए बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है। उसके लिए विशेष रूप से कोई ऐसा सेल होना चाहिए सरकारों के अंदर, हर प्रदेश के अंदर के, भारतवर्ष की सरकार के अंदर हर स्टेटों में ऐसा सेल होना चाहिए। उनके लिए वो प्रत्यक्ष रूप से उसको देखें, क्योंकि जितनी भी सुविधाएं हैं सरकार ने जो दे रखी सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं तो उन्होंने बना रखी है, लेकिन उसको लेना बहुत टेढ़ी खींट की तरह है। आप CHD कैंटीन पे देख लो, आप ECS में देख लो, तमाम जगह में जो हमारे नीचे के लोग हैं इनको बहुत बड़ी तकलीफ उसमें होती है। तो उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, आसानी से व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो सेल उसके लिए काम करे और उसको जो सरकार से जो लाभकारी योजनाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार ने, भारत सरकार ने बनाई है, तो योजनाओं का लाभ वो उनको आसानी से प्राप्त हो सके, क्योंकि इनकी लाभ लेते लेते एड़ी चोटी घिस जाती है। मैंने इस बात को देखा है, क्योंकि मैं एक संगठन का अध्यक्ष होने के नाते तमाम ऐसी चीज़ें हमारे पास में आती हैं। कई जब फौज में होता है तो कहीं बाई चांस कहीं ऐसा होता है कि बीबी का नाम में अगर स्पेलिंग गलत हो तो उसे पेंशन नहीं लग पाती। तो इस चीज़ के लिए विशेष रूप से कोई ऐसा बनाना चाहिए इसमें। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने बातें बताई और जिसको लेकर निरंतर आप लोग काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर्नल साहब, आप से जानना चाहूँगी, एक बार फिर से युद्ध भूमि की तरफ ही चलते हैं सर। किस तरह का पराक्रम उस वक्त देखने को मिलता है जब चारों तरफ से गोलियों की आवाज़ हो, चारों तरफ से जो दृश्य आप देखते हैं, उसमें शौर्य की कुछ ऐसी गाथाएं जो आपको याद हो, जो आप हमारे दर्शकों के साथ इस वक्त बांटना चाहेंगे? सोनाली, हर जवान, हर ऑफिसर जो भी लड़ाई में होता है वो शौर्य और पराक्रम करता ही है। ऐसा नहीं है कि शौर्य और पराक्रम आप अलग से करते हैं, ये आपके कर्तव्य का हिस्सा है जो हर एक कोई करता है। देखिए, हर फौजी मरने और मारने के लिए तैयार रहता है। क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि उसको अपने देश और देशवासियों का फ्यूचर सिक्योर करना होता है, और इसलिए वो करता है। हम इसको बोलते हैं कि आप अपना नाम, नमक और निशान, ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। हमने इस देश का नमक खाया है, इसका निशान, इसका हम कभी नीचे नहीं होने देंगे, और इसका नाम कभी नीचे नहीं होने देंगे। ये हमारी पलटन से लेके चलता है और देश तक चलता है। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है युद्ध में, और जब ऑफिसर्स को, जवानों को गोली लगी हुई है, वो जानता है कि मैं मरने वाला हूं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार जब हमारे जवान आगे बढ़ रहे थे तो अचानक एक ग्रेनेड छूट गया हाथ से। हमारा एक कैप्टन रोहित उसका नाम था, उसने ये देखा कि यदि ये ग्रेनेड सबके सामने फट गया तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। रोहित ने जंप किया, अपने पेट के नीचे उसको लिया और उसके चिथड़े उड़ गए, लेकिन उसने बाकी 10 या 12 जो साथ में थे उनको बचा दिया। ऐसा शौर्य आपको और कहीं देखने को नहीं मिलता। तो ये सब चीजें जब आज मैं याद करता हूं तो मेरे सामने वो आती हैं इस तरह से। मुझे अभी तक ध्यान है कि जब मैं अपने जवानों को इवैक्यूएट कर रहा था, क्योंकि हमारी कंपनियां आगे लड़ रही थी, जो इवैक्यूएट कर रहा था, तो जवान हाथ पकड़ कर कहते थे कि सर आप आगे देखिए, हम पीछे देख लेंगे। मेरे को कोई गोली भी लगी है, लोग अपने पेट के ऊपर शेल ड्रेसिंग लगा करके आ रहे थे, लेकिन किसी के दिल और दिमाग के अंदर, चेहरे ऊपर शिकन नहीं होती है। सिर्फ एक मकसद होता है, उस पहाड़ के ऊपर हमने पाकिस्तान को कैसे हराना है, दुश्मन को कैसे हराना है, और अपना तिरंगा कैसे लहराना है। और तभी आप देखते हैं कि हम तोरोलिंग के ऊपर अपने जो फेमस हुआ है टाइगर हिल, उसके ऊपर तिरंगा लहरा पाए थे। बिल्कुल सर, और जो इतनी विषम परिस्थितियों में भी असंभव को संभव कर जाए वही भारतीय सेना है। दर्शकों, हमने बात की थी कर्नल SP घिरलियाल की माता जी से। कर्नल SP घिरलियाल ने कारगिल का युद्ध लड़ा था और अभी भी वो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या कुछ कहा उनकी माता जी ने और कैसे वो उस युद्ध को याद करती हैं, आइए आपको बताते हैं। उस टाइम के अनुभव तो याद आ करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब कारगिल, मतलब टीवी भी मैं बड़े डर के मारे खोलती थी कि लगता था कि अभी खोलूंगी तो पता नहीं क्या सुनाई देगा। तो रात को 12 बजे जब हमारे लिए वहाँ से फ़ोन आया तो हमारे बेटे को चोट लगी, बस इतना ही किसी ने फ़ोन करा था बाकी। तो उसके डैडी मेरे पास आए, पूछा कि, मैंने बोला फ़ोन किसका है,
तो बोला नहीं किसी का नहीं है। मैंने बोला नहीं 12 बजे रात फ़ोन आया था, किसी का पक्का आया होगा। तो बोला कि ना शशि को चोट लगी हुई है। तो मैं रात भर फिर सो नहीं पाया, 4-5 घंटे बचे हुए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि सुबह के मैं तेरे को साथ लेने के लिए जा सकता हूँ दिल्ली, उसका जहाज से वो आने वाला है और मैं तेरे को नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं फिर तुम्हें संभालूंगा कि उसको संभालूंगा। फिर 12 सुबह 4-5 बजे उजाला होते ही दिल्ली के लिए चले गए थे। फिर दिल्ली में जा कर के एयरपोर्ट में खड़े रहे तो जहाज आया जब, तो बोल रहे थे, मैं खुद इतना डरा हुआ था कि पता नहीं क्या हालत में होगा। तो बोल रहे थे जब जहाज से उतरे तो उसमें कई डेड बॉडियाँ भी थी और कई घायल भी थे। तो कह रहे थे जब मैंने उसको देखा नीचे उतरते हो तो पूरा उसका यहाँ से प्लास्टर लगा हुआ था और प्लास्टर जब मैं नीचे उसको देख लिया कि जिंदा है, चलो जैसे भी जिंदा, पर उतना ही देख नहीं दिया उन्होंने हमको। फिर बोला कि आप हॉस्पिटल में मिल सकते, बाकी नहीं मिल सकते हो। मेरे को तो ऐसे लगता है कि मैं अब किसी को भी वर्दी वाले को देखती हूँ तो मुझे उनमें सब में अपना बेटा ही दिखाई देता। इतना जब मेरे हस्बैंड थे उतना नहीं लगता था, लेकिन जब से बेटा वार जब कारगिल में जब उसको चोट लगी तब से तो मेरे को फौज का कोई भी सीन आ गया तो मैं उसको पक्का देखती हूँ। तो ये थी कर्नल घिरलियाल की माता जी, जिन्होंने उस वक्त के अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया और बताया कि उस वक्त किस तरह से वो महसूस करती थी जब उनका बेटा युद्ध भूमि में था। उस टाइम पर कर्नल जो आज कर्नल घिरलियाल हैं उस समय कैप्टन घिरलियाल थे। ये आर्टिलरी के ऑफिसर हैं जो ओपी के ऑब्जर्वेशन पोस्ट ये थे जो इन्फेंट्री के साथ चलती हैं और ये आर्टिलरी का फायर डायरेक्ट करते हैं। और घिरलियाल ने बहुत बहादुरी दिखाई। एक समय पर जब कंपनी कमांडर जो हैं वो घायल हो गए थे तो इन्होंने खुद आर्टिलरी का होते हुए भी एक इन्फेंट्री के ऑफिसर के तौर पे काम किया और आर्टिलरी का काम तो किया ही किया, साथ में इन्फेंट्री का काम किया और इसी वीरता को भारत सरकार ने जो है उनको वीर चक्र दे करके जो है सम्मानित किया, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आप दोनों हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए और सेना और खासकर कारगिल युद्ध की जो यादें हैं आपने हमारे संग साझा की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, सेना पर हमें फक्र है, उनके शौर्य के हम कर्जदार हैं। सेना की जो तमाम जो शहादत है, वीर कथाएं हैं, उनको हम नमन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।